आज के इस लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2, जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का। और इस चैप्टर के लिए हमारा लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। इससे पहले इस चैप्टर के 2 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं चैनल पर। अगर आपने वो नहीं देखा तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर आप देख सकते हो। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखेगा, आपको ये लेक्चर बिल्कुल समझ नहीं आने वाला, इसलिए आप पहले वो जो 2 लेक्चर हैं उसको देखें, ठीक है ना। सीरियल वाइज आप चैप्टर को खत्म करते चले, जिससे आपको क्या दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं आएगी चैप्टर को समझने में। और आपका जो बाकी सब्जेक्ट है, आपका जो ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, उनके भी लेक्चर अपलोड करे जा रहे हैं चैनल पर। अगर आपने वो नहीं देखा तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इस चैप्टर के जो नोट्स हैं, आपको जितने भी नोट्स स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रखी है, जाकर आप ज्वाइन हो सकते हो। और आज की इस वीडियो को जो हमारे टॉपिक रहने वाले वो है CIS यानी कि स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकूट और खाड़ी युद्ध हमारे इस वीडियो को टॉपिक रहने वाले। इससे पहले हमने अफगानिस्तान संकट देखा था, एक ध्रुवीय विश्व देखा था और सोवियत संघ का विघटन हम देख चुके हैं, ठीक है ना। आपको जो इसके बाद हमारा बचेगा अरब स्प्रिंग, जो एक सेपरेट वीडियो उसकी आने वाली है, ठीक है ना। उसको अच्छे से समझेंगे क्या था आपका अरब विद्रोह। इस वीडियो में जब समझने वाले वो है CIS और खाड़ी युद्ध, इसको भी अच्छे से समझेंगे आज की इस वीडियो में डिटेल से। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है कि प्रथम खाड़ी युद्ध क्या था, या प्रथम खाड़ी युद्ध क्यों हुआ था, क्या कारण थे इसके पीछे, क्या, ठीक है ना, वो हम देखने वाले हैं। तो 1990 में इराक ने क्या किया, कुवैत पर कब्जा कर लिया, ठीक है ना। 1990 में क्या किया, जो इराक था उसने क्या करा, कुवैत पर कब्जा कर लिया। जो कुवैत कहाँ पर है, इराक के आसपास है। वर्ल्ड मैप में अगर आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। तो 1990 में क्या किया, इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया और ये समझाया गया और ये कब्जा हटाने को नहीं माना, ठीक है ना। इसको बहुत लोगों ने समझाया, बहुत देशों ने समझाया कि अपना जो कब्जा है वो कुवैत पे से हटा ले, लेकिन जो इराक है उसने नहीं हटाया, जिसके कारण क्या हुआ कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या बल प्रयोग की अनुमति दे दी, ठीक है ना। यानी जिसके कारण क्या हुआ, जो संयुक्त राष्ट्र संघ था उसने क्या बल प्रयोग की अनुमति दे दी। यानी कि इसने कहा कि अब युद्ध पर उतर, जो जितने भी जो खासकर अमेरिका और जो बाकी 34 देश शामिल थे, टोटल 34 देश थे, जिसने क्या इस पर युद्ध क्या अपने सैनिक भेज दिए थे। लगभग 6,60,000 सैनिक के इस पर भेजे गए थे कुवैत पर, सॉरी इराक पर युद्ध करने के लिए, ठीक है ना, और कुवैत को छुड़ाने के लिए। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ उसने क्या बल प्रयोग की अनुमति दी, साफ साफ कि इस पर जाकर युद्ध करो और कुवैत को क्या स्वतंत्र करो, ठीक है ना। अब इसने क्या एक नाटकीय फैसला माना जाता है, यानी कि नाटकीय फैसला, ठीक है ना। वैसे ऐसे नाटकीय फैसला क्यों माना जाता है, क्योंकि पिछले 45 वर्षों में UNO यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने कभी भी इतना बड़ा फैसला नहीं लिया था, ठीक है। डायरेक्ट के बल प्रयोग की अनुमति दे दी, तो इतना बड़ा फैसला कभी नहीं लिया था कि जाकर डायरेक्ट युद्ध कर लो, ठीक है ना। तो इसलिए कैसे एक नाटकीय फैसला माना जाता है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि UNO गठन कब किया गया था। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे ये जो UNO है इसका गठन कब किया गया था, ठीक है ना। अब आगे हम देखें तो जॉर्ज बुश ने क्या इसे नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी। अब जॉर्ज बुश कौन थे, ये राष्ट्रपति थे उस वक्त, ठीक है ना, किसके, अमेरिका के। तो जॉर्ज बुश ने क्या किया, इसे नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी। और इस युद्ध में 34 देशों के 6,60,000 सैनिकों ने भाग लिया और इसे प्रथम खाड़ी युद्ध कहा जाता है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया जो UNO था उसने क्या बल प्रयोग की अनुमति दी, यानी कहा डायरेक्ट कि युद्ध के लिए हल्ला बोल और कुवैत को स्वतंत्र कराओ। अब इस युद्ध में क्या है, 34 देश शामिल हुए। अब उनकी सेना थी, 6,60,000 सैनिकों ने इसमें भाग लिया इस युद्ध में, और इराक में हल्ला बोल दिया, युद्ध बोल दिया, जिससे क्या कुवैत को स्वतंत्र कराया जाए, ठीक है ना। और इसे क्या कहा, प्रथम खाड़ी युद्ध कहा जाता है। और इस सैन्य अभियान को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म भी कहा जाता है। यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक है, ठीक है ना। क्या नाम होता है, मैंने आपको सैन्य अभियान को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ठीक है ना, इसको इस नाम से भी जाना जाता है, कहा जाता है। अब जो सैन्य अभियान चलाया गया इसके प्रमुख कौन थे, अमेरिकी जनरल के नॉर्मन श्वार्ज़कोव, ठीक है ना। यहाँ पे भी टाइपिंग मिस्टेक है, नाम क्या आएगा यहाँ पर, श्वार्ज़कोव। नॉर्मन श्वार्ज़कोव इस सैन्य अभियान के प्रमुख थे, ठीक है ना, जो अमेरिकी जनरल के प्रमुख थे। आगे हम देखें तो ये जो युद्ध था इसमें जो सैनिक भेजे गए थे 6,60,000। अब इसमें से जो 75% जो सैनिक थे वो किसके थे, अमेरिका के ही सैनिक थे, ठीक है ना। जो मैंने आपको संख्या बताई 6,60,000, इसमें जो 75% अगर आप निकालोगे तो उतने सैनिक किसके थे, अमेरिका के ही थे। और इस युद्ध में क्या स्मार्ट बमों का प्रयोग भी किया गया है, यानी इस युद्ध में क्या किया गया, स्मार्ट बमों का प्रयोग किया गया। और इस युद्ध को सारी दुनिया में लाइव दिखाया गया, ठीक है ना। ये जो युद्ध था, ये जो खाड़ी युद्ध चल रहा था, इसको सारी दुनिया में क्या लाइव दिखाया गया। अब इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है, ठीक है ना, आप खुद भी जान सकते हो। तो उसमें क्या अमेरिका क्या अपना वर्चस्व दिखाना चाहता है कि हम कितने शक्तिशाली, और जो इराक है इसको, जो इराक है वो इस युद्ध में हार भी जाता है, ठीक है ना, और गंदी तरह हारता है। तो ये क्या पूरा लाइव दिखाया जाता है पूरी दुनिया में, किसके, अमेरिका द्वारा, ठीक है ना। आगे हम देखें
आगे हम देखा तो इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन, ठीक है ना, क्या नाम है उनका, सद्दाम हुसैन, ठीक है ना। सद्दाम हुसैन ने कहा कि ये 100 जंगों की एक जंग साबित होगी, यानी कि वो दावे के साथ कह रहे थे कि वो अमेरिका ने जो 34 देश शामिल है, यानी 75% सैनिक तो उसके अमेरिका के ही हैं, तो टोटल जो 34 देश युद्ध के लिए आए थे इराक में, इनको पक्का दावे से कह रहे थे कि ये 100 जंगों की एक जंग साबित होगी, यानी कि ये जो इराक है इन सबको हरा देगा, ठीक है ना। ये कौन कह रहे थे, सद्दाम हुसैन कह रहे थे, जो इराक के राष्ट्रपति थे। लेकिन फिर भी क्या, इराक युद्ध हार गया। उन्होंने दावा किया जब भी गया इराक जो था वो युद्ध हार गया, ठीक है ना, यानी कि 34 देशों से युद्ध हार गया कौन, इराक, ठीक है ना। अब इससे यह पता लगता है कि अमेरिका की सैन्य क्षमता कितनी मजबूत है, ठीक है ना। मेनली अभी अमेरिका को लेकर चलो, देश तो 34 थे, लेकिन इसमें से जो एक अमेरिका है वो अलग आप इसको लेकर चलो, ठीक है ना। अब क्योंकि इसमें सैनिक भी अमेरिका के ज़्यादा थे, इस समय क्या पता चलता है कि जो अमेरिका की सैन्य क्षमता वो काफ़ी अधिक है, यानी कि क्षमता कितनी, यानी जो अमेरिका की जो सेना है वो काफ़ी शक्तिशाली है, यानी सैन्य क्षमता मजबूत है। आज हम देखें तो अमेरिका ने इस युद्ध में क्या मुनाफा कमाया, क्योंकि अमेरिका ने इस युद्ध में जितना पैसा खर्च किया था उससे कहीं ज़्यादा अमेरिका को जर्मनी, जापान और सऊदी अरब जैसे देशों से मिला। अब उसने लाइव प्रसारण किया था, ठीक है, उसने पैसा भी खर्च करा होगा, तो इससे कहीं ज़्यादा उसको मुनाफा भी हुआ, ठीक है ना। उसने जितना पैसा खर्च किया था उसको मुनाफा भी हुआ, उसको जर्मनी, जापान और सऊदी अरब जैसों से क्या उसको मुनाफा उन्होंने कमाया, किसने, अमेरिका ने, ठीक है ना। तो ये था प्रथम खाड़ी युद्ध, ठीक है ना। मैं आशा करूँगा कि आप समझ गए होंगे कि प्रथम खाड़ी युद्ध क्या था। मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अगर डाउट है तो इस टॉपिक से रिलेटेड आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब हमारा अगला टॉपिक है वो है दूसरा खाड़ी युद्ध, ठीक है ना, कि दूसरा खाड़ी युद्ध क्या था, तो इसको भी देख लेते हैं। तो 19 मार्च 2003 को अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के क्रूट नाम से इराक पर सैन्य हमला किया, ठीक है ना। हमने पहले देखा था प्रथम खाड़ी युद्ध में 1990 में क्या है, कुवैत को आज़ाद कराने के लिए, ठीक है ना, इराक पर युद्ध बोला गया था, और संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या इसकी बल की अनुमति भी दे दी थी, ठीक है ना, यानी इस पर युद्ध के लिए क्या उसको इजाज़त दे दी थी, ठीक है ना, अमेरिका और बाकी देशों को। लेकिन इसमें जो दूसरा खाड़ी युद्ध था, इराक पर हमले के लिए, सैन्य हमले के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या इसके लिए अनुमति नहीं दी थी। फिर भी क्या अमेरिका ने इस पर जो इराक पर क्या हल्ला बोला या सैन्य हमला इस पर किया। अब ये जो युद्ध था इसमें 40 से ज़्यादा देश इसमें शामिल थे, और वो करा गया था 1990 में, ही किया गया था 19 मार्च 2003 को, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अमेरिका को इस हमले की बिल्कुल भी अनुमति नहीं दी थी, लेकिन फिर भी क्या किया अमेरिका ने, ठीक है, इराक पर सैन्य हमला किया। आगे हम देखें तो दिखावे के लिए कहा गया कि जनसंहार के हथियार बनाने से रोकने के लिए इराक पर हमला किया गया, लेकिन इराक में इन हथियारों की मौजूदगी के कोई प्रमाण हमें नहीं मिले, यानी कि जो अमेरिका था वो झूठ बोल रहा था, ठीक है ना। इसके पीछे और कुछ कारण था सैन्य हमला बोलने के लिए, लेकिन इसने कारण क्या बताया कि जो इराक है वो जनसंहार, यानी जो जिससे कि जो जैसे जो पीपल्स हैं, यानी कि जो लोग हैं उनको क्या हानि पहुँचेगी, इस प्रकार के हथियार बनाए जा रहे हैं कहाँ पर, इराक पर, इसलिए क्या इराक पर हमला बोला गया। लेकिन जब इराक में छानबीन वगैरह की गई तो हमें इस प्रकार के हथियारों की कोई भी प्रमाण नहीं मिले, सबूत नहीं मिले, ठीक है ना। अब इसके पीछे का उद्देश्य क्या था तो मैं उसको बता देता हूँ आपको, तो देखते हैं उसे। तो इसका जो पहला उद्देश्य था दूसरे खाड़ी युद्ध का, जो अमेरिका ने उस पर सैन्य हमला किया, तो उसका जो अमेरिका का पहला उद्देश्य क्या था कि जो इराक का जो तेल भंडार है, ठीक है ना, इराक का तेल भंडार, उस पर कब्जा करना चाहता था कौन, अमेरिका, ठीक है ना, पहला भी हो गया। और दूसरा था जो दूसरा उद्देश्य था इसका दूसरा खाड़ी युद्ध का, कि अमेरिका को मनपसंद सरकार कायम करना था कहाँ पर, इराक में, यानी अमेरिका को अपनी मनपसंद सरकार इराक में कायम करनी थी, दूसरा उद्देश्य ये हो गया। अब इसके परिणाम क्या निकल कर आए, ठीक है ना। सद्दाम हुसैन का अंत हुआ, जो इराक में कौन था उस टाइम शासन कर रहा था, राष्ट्रपति था, ठीक है ना, उस टाइम पर सद्दाम हुसैन इराक का, उसका अंत हुआ, यानी कि हट गया अपनी सीट से। और एक अनुमान के मुताबिक हमले के बाद लगभग 50,000 नागरिक मारे गए, यानी कि इसका जो परिणाम क्या निकल कर आया कि जो इराक के लगभग 50,000 नागरिक मारे गए इस युद्ध में, ठीक है ना, इस सैनिक हमले में। आगे हम देखें तो इस हमले में अमेरिकी सफलता के कारण थे, ठीक है ना, जो अमेरिका था इस जो हमला किया उसमें असफल हो गया। तो देखते हैं तो इराक में अमेरिका के खिलाफ विद्रोह भड़क उठा, जब इसने सैन्य जो हमला बोला था, ठीक है ना, किया, तो क्या इसके जो विरुद्ध क्या था कि विद्रोह भड़क उठा, जनता द्वारा इसका विद्रोह किया गया दबा के, ठीक है ना, जो अमेरिका था उसके खिलाफ विद्रोह भड़क उठा, और अमेरिका के 3,000 सैनिक इस युद्ध में मरे गए, ठीक है ना। इस दूसरा खाड़ी युद्ध हुआ, जो अमेरिका था उसके 3,000 जो सैनिक थे इसमें मारे गए, और ये हमला सैन्य और राजनीतिक धरातल पर असफल सिद्ध हुआ।
अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल यानी CIS। तो उसको देखते हैं। तो संयुक्त राष्ट्रों के राष्ट्रकुल के अंतर्गत आने वाले देश सोवियत संघ के विघटन के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आए और ये संगठन उन सभी देशों को एक मंच पर लाता है। ठीक है ना। अब जो सोवियत संघ का विघटन हुआ, अब जो उसमें देश शामिल थे, अब उसमें से ही क्या है कि जो स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल एक जो बनाया गया संगठन, तो उसमें इसमें क्या देश शामिल हो गए। ठीक है ना। अब जो भी देश अलग हुए थे उनके लिए क्या मंच उपलब्ध कराता है स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल। ठीक है ना। वही बताया गया कि संयुक्त राष्ट्रों के राष्ट्रकुल के अंतर्गत आने वाले देश सोवियत संघ के विघटन के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आए, यानी कि जो भी देश इसमें शामिल है वो सोवियत संघ के विघटन के परिणाम स्वरूप के अस्तित्व में आए थे। और ये जो संगठन है यानी स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल उन सभी देशों को मंच पर लाता है। अब जितने देश में क्या उससे अलग होते, सारे ही देश के इसमें नए सदस्य बने थे। ठीक है ना। कुछ देश अलग हुए थे, आई थिंक 2 या 3 जो देश थे वो इसमें शामिल नहीं हुए थे। ठीक है ना। आप चेक कर लेना, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। इसमें 2 से 3 जो देश थे वो शामिल नहीं हुए थे सोवियत संघ के विघटन के बाद। ठीक है ना। अब इस संगठन की जो स्थापना की गई थी, संगठन की 8 दिसंबर 1992 में स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल की स्थापना की गई थी। संगठन की 8 दिसंबर 1992 को स्थापना की गई थी। अब मैं एक बात को 2 या 3 बार इसलिए रिपीट करता हूँ कि आपको याद हो जाए। ठीक है ना। अब इसके संस्थापक देश कौन कौन से, वो है रूस, बेलारूस और यूक्रेन इसके संस्थापक देश है। ठीक है ना। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, वो है बेलारूस में इसका मुख्यालय है। अब इसके उद्देश्य क्या थे, अब इस संगठन को बनाने के उद्देश्य क्या थे, इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आ भी सकता है। ठीक है ना। उसको देख लेते हैं। तो सोवियत संघ से स्वतंत्र हुए देशों को सहायता पहुंचाना। ठीक है। जो सोवियत संघ से जो अलग हुए उसके विघटन होने के बाद उनको सहायता पहुंचाना इस संगठन के माध्यम से, वहाँ की राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना, यानी जो भी देश इसमें शामिल हुए हैं उनके देश की जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसको प्रोत्साहन देना, उसको देखना कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा है वो खतरे में नहीं है। सबका देखभाल कौन करेगा, ये संगठन करेगा। ठीक है ना। अगला जो इसका उद्देश्य था वो था निरस्त्रीकरण। ठीक है ना। क्या आएगा यहाँ पे, निरस्त्रीकरण। ठीक है ना। फिर टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे क्या आएगा, निरस्त्रीकरण आएगा, यानी कि निरस्त्रीकरण से संबंधित नीतियों को बढ़ावा देना। ठीक है ना। इसका उद्देश्य था। और इसके सदस्य देशों में आर्थिक एकता स्थापित करने के लिए कार्य करना। जो संगठन था कि सभी देशों में क्या है जो इसमें शामिल है उसमें आर्थिक एकता स्थापित हो सके, यानी कि ज़्यादा कोई अमीर है कोई बिल्कुल ही गरीब है, तो ऐसी क्या इसमें बिल्कुल भी भिन्नता नहीं देखने, भिन्नता को ख़त्म करके जितने भी सदस्य इसमें शामिल है देश, तो उनमें क्या आर्थिक एकता स्थापित करना क्या जो कार्य कौन करता है, ये संगठन करता है। ठीक है ना। आगे हम देखें तो इन देशों में व्याप्त आर्थिक पिछड़ेपन और गरीबी जैसी समस्याओं को सुलझाने के लिए एक साथ आना, यानी कि इन देशों में पहले से जो आर्थिक पिछड़ापन है, नहीं कोई अमीर है तो कोई गरीब है। ठीक है ना। कोई अमीर है तो कोई गरीब है, तो इस प्रकार से जो हम कहते हैं कि आर्थिक पिछड़ापन, ठीक है, जो बिल्कुल इतना गरीब है कि अपना भरण पोषण ही नहीं कर पा रहा है, अपनी आजीविका नहीं चला पा रहा है, तो इस प्रकार के आर्थिक पिछड़ेपन को और गरीबी जैसी समस्याओं को सुलझाने के लिए देशों को एक साथ में आना, इसलिए इसको जो संगठन था इसका निर्माण किया गया ताकि जो आर्थिक पिछड़ापन है और जो गरीबी समस्या है इसको ख़त्म किया जा सके और शांति व्यवस्था को स्थापित करना। ठीक है ना। यानी कि जो जितने भी देश में शामिल है वहाँ पर शांति व्यवस्था को स्थापित करना, जो युद्ध वगैरह होते हैं उसको उससे सामना वगैरह करना और जो शांति स्थापित करना इसमें इन देशों में। ठीक है ना। क्लियर। यहाँ तक इजी टॉपिक है दोनों, जो खाड़ी को दौरी है वही में ज़्यादा कोई समझने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है ना। अगर सारी बात आप ध्यान से सुन लो तो आपको याद हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारी आज की जो वीडियो थी समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आपको वीडियो शेयर कर सकते हो और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि मैंने अगर आपने यहाँ तक वीडियो पूरी देखी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि मैंने वीडियो पूरी यहाँ तक देखी है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है, वीडियो को शेयर कर देना है अपने फ्रेंड्स से, अपने स्कूल ग्रुप में। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।